आपके लिए यह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम निज़ाम भाई को जानते हैं। उनके हाउस बोट से बहुत सारे ग्राहक यहाँ आते हैं। जी हाँ, उन्हीं ने हमें भेजा है। वैसे भी मुझे पता है कि आप इन्हें बना सकते हो। लेकिन क्या आपने झुमकों का यह खास सेट बनाया है कभी? मैंने पूछा। हम सैयद हमीरपोरा स्थित अखून ज्वेलर्स में आए थे, जो उस सुबह हमारी खोज शुरू करने के बाद से चौथी दुकान थी। सर, हम इससे भी बेहतर बनाएंगे। आपने इन्हें कितने में खरीदा? विक्रेता ने पूछा। ये आपने नहीं बनाए, है ना? सौरभ ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। रुको सर, उसने कहा। उसने दुकान के एक लड़के को इशारा किया, जिसने हमें 2 कप गरम कहवा और खजूर की एक प्लेट परोसी थी। विक्रेता ने कहा, हमारे मेहमान बनिए जनाब, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। मैंने पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या ये श्रीनगर में बने हैं? विक्रेता ने एक बाली पकड़ ली। बिल्कुल, यह जहां भी बनता है, कारीगर कश्मीर कश्मीर का ही है। डिजाइन पर बारीकी से नजर डालने से मुझे यह पता चल गया। टोपी और सफेद कुर्ता पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो संभवतः अखून ज्वेलर्स के मालिक थे, दुकान के एक कोने में अपनी कुर्सी से उठे और हमारे पास आए। मुझे दिखाओ, मालिक ने कहा। उसने झुमके को अपने चेहरे के पास लिया, अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने अपनी जेब से एक आवर्धक कांच निकाला। नहीं, यह हमारा नहीं है, लेकिन यह इस इलाके से है। मैं ऐसे कारीगरों को जानता हूं जो इसे बनाते हैं। उसने झुमके की जांच करने के बाद कहा। मैंने कहा, धन्यवाद। उसने कहा, हमें एक मौका दीजिए, हम आपको इससे बेहतर बना कर देंगे। मैंने सौरभ की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी पत्नी चाहती है कि हम एक ही जगह जाएं। सौरभ शर्म से मुस्कुराया। अपने फूले हुए लाल स्वेटर में वह एक डरपोक की तरह दिख रहा था। ओह, यह आप पर निर्भर है, मालिक ने कहा। उसकी आवाज में निराशा का भाव था। चाचा, क्या आप हमें ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि इसे किसने बनाया है? मैंने कहा। यह महंगा है, इसलिए किसी बड़ी ज्वेलरी की दुकान का ही होगा। क्या कोई दुकान का निशान है? वह अपनी विक्रेता की ओर मुड़ा। माइक्रोस्कोप ले आओ। विक्रेता दुकान के पीछे चला गया। इस तरह की चीज की कीमत कितनी होगी? मैंने मालिक से पूछा। 3 शायद 4 लाख रुपए, मालिक ने कहा। वैसे मैं हाफिज हूँ। हमने हाथ मिलाया। विक्रेता एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेकर लौटा। हाफिज ने माइक्रोस्कोप के नीचे एक बाली रखी और व्यू फाइंडर में देखा। बाली को एक ऊपर नीचे तक हिलाया। उसने अपना सर भी हिलाया। हाफिज ने कहा, मुझे दूसरा भी दिखाओ। उसने दूसरी बाली लेंस के नीचे रख दी। कोई जौहरी महंगी वस्तुओं पर अपने नाम के पहले अक्षर जैसे चिन्ह लगाते हैं। हाफिज ने एक आंख से व्यू फाइंडर में झांकते हुए कहा, यह रहा, एस जे। एस जे क्या है? सौरभ ने कहा। हाफिज ने हमें बालियां लौटा दी। देखते हैं, एस जे सोना ज्वेलर्स हो सकता है, जो मेरे दोस्त का है। हनुमान मंदिर के सामने एस खेम सिंह ज्वेलर्स है। हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर सलाम ज्वेलर्स है, हाफिज ने कहा। ये वो दुकानें हैं जिनके नाम एस जे के नाम से हैं, जिनके बारे में मैं बता सकता हूँ। सौरभ ने अपनी जेब से निजाम द्वारा दी गई ज्वेलर्स की सूची निकाली। और भी बहुत कुछ है। लाल चौक पर शबनम ज्वेलर्स, श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर शौकत ज्वेलर्स। उसने सूची में नीचे जाते हुए कहा, अपनी खोज में शुभकामनाएं। अगर आपको वही दुकान नहीं मिलती है, तो मैं आपके लिए यहाँ हूँ, हाफिज ने कहा और मुस्कुराया। नहीं, ये सोना ज्वेलर्स में नहीं बनते, दुकान के मालिक ने झुमके उठाते हुए कहा। शबनम ज्वेलर्स की हिजाब पहनी सेल्स गर्ल ने कहा, हमारी दुकान से यह नहीं है। उस दिन एसजे नाम से शुरू होने वाले 4 अन्य दुकानों ने हमें मना कर दिया। सौरभ ने कहा, अभी 3 और एसजे बचे हैं। दुकानों पर जाने के बीच में हमने कुछ देर के लिए विश्राम करते हुए सड़क किनारे स्थित एक चाय की दुकान पर रस खाया और कहवा पिया। ठीक है, आखिरी कुछ कोशिशें, नहीं तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक करने का समय आ गया है। मैंने अपना रस कहवा में डुबोते हुए कहा। हम बस यह जानना चाहते हैं कि क्या आपकी दुकानों में ये बालियां बनती हैं? मैंने उन्हें शौकत ज्वेलर्स के मालिक को देते हुए कहा।
वह काउंटर के पीछे पैर मोड़कर बैठा था। दुकान की चमकीली रोशनी दीवारों पर सजे आभूषणों से जगमगा रही थी। ये, दुकानदार ने झुमके हाथ में लेते हुए कहा। उसने उन पर अपनी उंगली फिराई। हाँ बिल्कुल, दुकानदार ने कहा और हंस दिया। यह शौकत ज्वेलर्स का बेहतरीन काम है। 4 दिन बाद हाँ शब्द सुनकर मैं लगभग वहीं गिर पड़ा। दुकानदार मेरी स्पष्ट राहत देखकर चौंक गया। क्या हुआ? उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं शौकत हूँ। मैंने उससे हाथ मिलाया। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई। शौकत हंसा। वास्तव में यह आनंद मेरा है। तुम्हें और आभूषण चाहिए? तुम सही जगह आए हो। उसने हमें दिन का छठा कप कहवा दिया। उसने बालियों को रोशनी में ऊपर उठाया। शौकत ने कहा, काम तो देखो बहुत बढ़िया है। मैंने पूछा, तुमने ये किसके लिए बनाया था? शौकत ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तुम्हारे नहीं है? ये मेरी एक दोस्त की थी। वह अब नहीं रही, मैंने कहा। शौकत ने अपने दाहिने हाथ से अपने कानों के अग्रभाग को छुआ और प्रार्थना की। मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि उसे क्या हुआ है। सौरभ और मैंने एक दूसरे को देखा। दुर्घटना, सौरभ ने कहा। या खुदा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसके माता पिता को उसके कमरे में बालियां मिली, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए। हमने श्रीनगर का दौरा किया। उन्होंने हमें यह पता लगाने को कहा कि उन्हें ये किसने दिए होंगे, मैंने कहा। सौरभ ने कहा, तुम माता पिता को जानते हो? हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। मुझे लगता है कि जैसे ही तुम कहते हो तुम माता पिता को जानते हो, तुम्हें कुछ तर्क छोड़ने की अनुमति मिल जाती है। शौकत ने कुछ हिचकिचाहट के साथ हमारी ओर देखा। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, माता पिता अपनी बेटी की मौत से काफी परेशान हैं। हम बस उनकी मदद करने के लिए अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं, मैंने कहा। लेकिन लगता है भाई, हमें अच्छी दुकान मिल गई है। हमारे परिवार की जरूरतों के लिए भी अब हमारे पास एक अच्छा जौहरी है, सौरभ ने मुझसे कहा। ऐसा लगता था कि दुकान के मालिक को यकीन हो गया। उसने सिर हिलाया और अपनी सीट के ऊपर शेल्फ से माइक्रोस्कोप उठाया। उसने झुमकों की फिर से जांच की। निश्चित रूप से ये हमारे हैं। दुकान का निशान है, उसने माइक्रोस्कोप पर सिर झुकाते हुए कहा। इसी तरह हम यहाँ आए हैं, एसजे, मैंने कहा। शौकत ने माइक्रोस्कोप एक तरफ रख दिया। हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने इन्हें बेचा था। हो सकता है कि मेरे 2 बेटों में से कोई एक हो, या तो मेरा भतीजा या फिर जो मुख्य विक्रेता है। क्या आप उनसे पूछोगे? मैंने कहा। वे अभी बैंक के किसी काम से बाहर गए हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तुम यहाँ इंतजार कर सकते हो। हम शौकत ज्वेलर्स पर 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करते रहे। उसके बाद एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दुकान के बाहर आ गई। 20-20 साल के 3 आदमी, जिनमें से हर एक के दाढ़ी मूछ फ्रेंच थी, गाड़ी से उतरे। इतनी देर हो गई, शौकत ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सेना ने सड़कें बंद कर दी थी। पूरी तरह से चेकिंग चल रही थी। हर जगह अराजकता और ट्रैफिक जाम था, उनमें से एक ने कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, भारतीय सेना को धिक्कार है। कुछ तमीज से बात करो, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, शौकत ने हमारे ओर इशारा करते हुए कहा। हाय, मैं मोहसिन हूँ, शौकत चाचा का भतीजा, उस आदमी ने कहा, जिसने अभी अभी भारतीय सेना को कोसा था। माफ करना, मेरा यह मतलब नहीं था। ठीक है, मैं केशव हूँ और यह सौरभ है। मैं अली हूँ और ये मेरा भाई सलीम है, दूसरे लोगों में से एक ने कहा। ये मेरे बेटे हैं, शौकत ने कहा और मुस्कुराया। शौकत ने उनसे हमारे झुमकों के बारे में पूछा। उन्होंने एक एक करके बालियां एक दूसरे को दी। अली ने कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने इन्हें बेचा था। मुझे भी याद नहीं, मोहसिन ने कहा। सलीम ने कहा, मुझे दिखाओ। उसने बालियां ले ली। ये कब खरीदी गई? उसने पूछा। शायद पिछले कुछ वर्षों में कभी, मैंने कहा। यह देखने में तो पुराना लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह किसी पुराने कश्मीरी डिजाइन की अच्छी नकल है, मोहसिन ने कहा। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। क्या याद आया? सौरभ और मैं दोनों एक साथ बोले। हर कोई हमारी ओर देख रहा था, हमारे उत्साह से हैरान था। अरे, वह आदमी फौजी लग रहा था, लंबा, तंदुरुस्त और कड़क। उसने कहा कि वह अपनी दादी के झुमके फिर से बनाना चाहता है, मोहसिन ने कहा। अली ने कहा, मुझे याद है कि
तुमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन ग्राहक को याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मोहसिन ने कहा। उसने नकद भुगतान किया था। मुझे नकद बिक्री पुस्तिका दे दो। अली ने कैश काउंटर के नीचे एक दराज खोली। उसने कार्बन कॉपी लाइन वाली नोटबुक खोली। इसमें गुलाबी और सफेद रंग के पन्ने थे, जिन पर हाथ से लिखी हुई लिखावटें थी। उसने इसे मोहसिन को दे दिया। मोहसिन ने कहा, इसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा रही होगी। मुझे अपनी लिखावट में कभी हाई वैल्यू सेल्स देखने दो। उसने गुस्से में नोटबुक के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उसने एक नोटबुक खत्म कर दी। अली ने उसे दूसरी नोटबुक थमा दी। 5 मिनट बाद मोहसिन रुका और एक विशेष पृष्ठ पर अपनी उंगली टैप की। 1 साल पहले देखो, मोहसिन ने कहा और शौकत को दिखाने के लिए नोटबुक आगे बढ़ा दी। खुले पन्ने पर उन्हीं झुमकों के डिजाइन की रूपरेखा थी। सही है, शौकत ने कहा। हाँ देखो, 3,80,000 रुपए, हीरा, नीलम और कुंदन, 22 कैरेट सोना, 2 लाख रुपए एडवांस, 1 हफ्ते बाद डिलीवरी, 28 मई 2017, बकाया भुगतान सब नकद। मैं कुछ असमंजस में पढ़कर शौकत की ओर देखने लगा। किसी ने इन्हें पिछले साल मई में खरीदा था। हाँ, मोहसिन ने कहा। कौन? मोहसिन ने फिर से अपनी नोटबुक देखी और सिर हिलाया। उन्होंने कहा, उन्होंने कोई नाम नहीं छोड़ा? कोई संपर्क? मैंने पूछा। नहीं, उसने सिर्फ बालियों के लिए एडवांस दिया था। हमने उसे एक स्थायी रसीद दी। बाद में वह बाकी पैसे चुकाने और बालियां लेने के लिए फिर से आ गया। आप ग्राहक का नाम जाने बिना इतनी महंगी चीजें बेचते हो? सौरभ ने कहा। शौकत ने अपनी सफेद दाढ़ी को खींचते हुए कहा, हमारे व्यवसाय में हर तरह के ग्राहक आते हैं। कुछ हमारे पारिवारिक मित्र बन जाते हैं, दूसरे लोग गुप्त रहना चाहते हैं, और हम इसका सम्मान करते हैं। क्या तुम्हें याद है कि वह कैसे दिखता था? मैंने मोहसिन से पूछा। मुझे याद है, वह सुंदर था, कश्मीरी दिखता था और गोरा भी था। कम से कम 6 फीट लंबा होगा। मैंने तुमसे कहा था वह फौजी जैसा दिखता है, मोहसिन ने कहा। क्या वह वर्दी में आया था? सौरभ ने पूछा। नहीं, बस चाल ढाल से फौजियों का अंदाज होता है, मोहसिन ने कहा। दरअसल हाँ, मुझे लगता है कि वह दूसरी बार मिलिट्री ग्रीन गाड़ी में आया था। सौरभ ने दुकान के चारों ओर देखा। उसने छत पर कैमरे देखे। शौकत भाई, क्या आपके पास पिछले साल मई की सीसीटीवी फुटेज होगी? सौरभ ने कहा। सलीम ने कहा, नहीं, सीसीटीवी बैकअप सिर्फ 2 महीने के लिए होता है। क्यों, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, सौरभ ने कहा और खड़ा हो गया। कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने बस सोचा कि अगर हम उस व्यक्ति को देख पाते। सलीम ने कहा, मुझे खेद है, हार्ड ड्राइव 60 दिन से पुरानी कोई भी चीज डिलीट कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कहा और मैंने हाथ जोड़ लिए। सौरभ और मैं जाने के लिए उठ खड़े हुए। शौकत ने कहा, यदि आप कभी इन्हें वापस बेचना चाहें तो हम आपको अच्छी कीमत दे सकते हैं। सौरभ ने करवट बदलते ही हाउस बोट का लकड़ी का पतला बिस्तर चरमरा उठा। आधी रात होने को थी। मैंने अपना लैपटॉप पेज पर रखा और बेतरतीब वेबसाइट पर सर्फिंग करना शुरू कर दिया। 3,80,000 रुपए की बालियां, सौरभ ने कहा। ऐसा गिफ्ट कौन देता है? माता पिता, मैंने कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। या कोई प्रेमी, सौरभ ने कहा। रघु, मैंने कहा, मैं उससे पूछ सकता हूँ। हाँ, लेकिन मोहसिन ने कहा, गोरा, 6 फीट लंबा और तंदुरुस्त। रघु जैसा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। उसने तो हैंडसम भी कहा था। यह निश्चित रूप से रघु नहीं है, मैंने कहा। सिकंदर, सौरभ ने कहा। कोई भी अपनी बहन को इतनी महंगी बालियां नहीं देता। इसके अलावा सिकंदर दुबला पतला और छोटा था। मोहसिन ने जो बताया वह तो नहीं है। शायद सिकंदर ने किसी को भेजा हो, या फिर रघु अमीर है, उसने किसी को भेजा हो। मैंने कहा, मैं रघु से आसानी से पूछ सकता हूँ। मैंने अपना फोन निकाला और उसे व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजा। अरे केशव, बहुत समय हो गया, क्या हुआ? उसने 1 मिनट के भीतर जवाब दिया। बस तुमसे कुछ पूछना चाहता था। जरूर, रघु ने कहा। तुम कहाँ हो? मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ, अभी अभी उतरा हूँ। वाह, ये तो बहुत दूर है। हाँ, मैं सचमुच एक निवेशक बैठक के लिए आया था। ओह, अभी वहां क्या समय है? उसने 5 मिनट बाद जवाब दिया।
अभी दोपहर है। क्षमा करें, तुम व्यस्त लग रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। मेरी मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। क्या तुम्हें जारा को कोई कॉस्टली महंगा गिफ्ट उपहार देना याद है क्या? नहीं, सच में नहीं। उसे महंगी चीजें पसंद नहीं थी। हालांकि मैंने उसे एक आईफोन जरूर दिया था। कब? उसके आखिरी जन्मदिन पर। क्यों, क्या चल रहा है? केस पर काम कर रहे हो? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो कोई आभूषण नहीं? मैंने कहा। नहीं, अभी तक तो नहीं। मैंने उसे सिर्फ तकनीकी सामान दिया था। ब्लूटूथ स्पीकर, हेडफोन, इस तरह की चीजें। ओके, धन्यवाद, मैंने जवाब में लिखा। मैंने सोचा मैं तो हार गया। क्यों, क्या हुआ? उसने पूछा। मैं क्या ही जवाब दूं? मैंने सौरभ की ओर रुख किया। सौरभ ने कहा, उसे बताओ कि उसके माता पिता ने झुमकों के बारे में पूछा है। वे सीधे उसे फोन कर देते। मैंने कहा। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने रघु को फिर से व्हाट्सएप किया। उसकी हॉस्टल फ्रेंड सनम राजदान ने मुझे फोन किया। उसने बताया कि जारा ने उसके पास एक जोड़ी झुमके रखे हैं जो उसे उपहार में मिले हैं। ओह, सचमुच? रघु ने कहा। हाँ, मैंने जवाब में लिखा। मुझे यकीन नहीं था कि रघु मेरी बात पर यकीन करेगा या नहीं। मैंने उन्हें नहीं दिया, शायद कोई दूसरी गर्लफ्रेंड। वे महंगे लगते हैं, 3 लाख रुपए से ज्यादा। मैंने झुमकों की तस्वीर खींची और उसे भेज दिया। उसने 2 मिनट बाद जवाब दिया। ये बहुत जटिल बातें हैं। ये सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल, शायद उसके माता पिता या कोई रिश्तेदार हो सकता है। मैंने कहा। मैं उन्हें उसके माता पिता को दे दूंगा। क्या आप क्या तुम कर सकते हो? प्लीज, रघु ने किया। रघु ने उत्तर दिया। बिल्कुल, वैसे भी शुक्रिया। तुम कब वापस आ रहे हो? मैं आज दोपहर को वापस आऊंगा। अभी घर पर काम काम काफी व्यस्त है। क्या तुम अभी नहीं उतरे? हाँ, मैं सिर्फ 6 घंटे के लिए आया था। वापस जाना है। कल हमारे पास एक नया उत्पाद लॉन्च है। वाह, पागलपन भरी यात्रा। कुछ घंटों के लिए भारत से अमेरिका जा रहा है। मुझे इसकी आदत है। ऐसी यात्राएं तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। खैर, मुझे अपनी मीटिंग के लिए तैयार होना है। जरूर, अपना ख्याल रखना। अरे केशव, कुछ सेकंड बाद रघु ने संदेश भेजा। हाँ, बोलो। धन्यवाद। मुझे पता है कि मैंने पहले भी तुम्हारी बहुत आलोचना की है, लेकिन फिर भी धन्यवाद। आपने तुमने जो भी मदद करने की कोशिश की या कर रहे हो उसके लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया। दरअसल मैं अब तक असफल ही रहा हूँ। तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो। सच कहूं तो मैं अभी डरा हुआ हूँ। मेरे माता पिता भी पागल हैं और लगातार मुझ पर नजर रखते हैं। लेकिन तुम डरे हुए नहीं हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। तुम एक अच्छे इंसान हो। शुक्रिया दोस्त। चीयर्स। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैंने जवाब में 2 स्माइल भेजी। सौरभ ने मेरा संदेश देखकर कहा। क्या तुम उसे गले भी लगाओगे और किस भी करोगे अब? क्या? मैंने अपना फोन दूर रखते हुए कहा। ये क्या है? पूर्व प्रेमियों के बीच प्रेम उत्सव? क्या तुम अधिकार जता रहे हो मेरे रघु से बात करने के बारे में? क्या बकवास है। तुम हो मेरे गोलू बेबी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार। चुप हो जाओ, मुद्दे पर आओ। अगर रघु नहीं तो जारा को बालियां किसने दी? मैंने सिर खुजलाया। मैंने नहीं, मुझे नहीं पता। अब हम क्या करें? तुम्हें लगता है कि सक्सेना ने उन्हें दिया होगा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? कोई भी आईआईटी प्रोफेसर इतना रोमांटिक और इतना अमीर नहीं है कि ये सब खरीद सके। मैंने कहा। तो फिर कौन? हमें यह पता लगाना ही होगा कि जारा की जिंदगी में कौन था। किसी भी तरह से। मैंने अपने फोन पर इंस्टाग्राम खोला और सौरभ को दे दिया। क्या? सौरभ ने कहा। तुमने कहा था कि हमें उसके सोशल मीडिया को फिर से खंगालना चाहिए। चलो ऐसे ही करते हैं। किसी फौजी की तरह लंबे और फिट व्यक्ति की तलाश करें। हाँ सर। मैंने सौरभ को सलाम किया। गोरा और सुंदर भी। आप तुमसे ज्यादा हैंडसम कौन है केशव भाई? सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े मजाक कर रहे हो। चलो इधर ध्यान लगाओ। चलो पोस्ट देखते हैं। मैंने कहा। सौरभ ने जारा की पोस्ट एक एक करके खोली।
ठीक है। मरने से ठीक पहले ही आखिरी पोस्ट हैदराबाद के अस्पताल में रघु की तस्वीर है। मैंने कहा कैप्शन पढ़ो। सौरभ ने कहा अब जब आपका हैशटैग BAE दूर घायल हो तो जन्मदिन का कोई मजा नहीं होता। तुम्हारी याद आती है मेरे रघु। मैंने अपना सिर हिलाया। असल में चलो जारा के पोस्ट को शुरू से ही देखते हैं, जब से उसने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था। नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं, मैंने कहा। सौरभ ने जारा के अकाउंट से पहली तस्वीर निकाली। ठीक है, सौरभ ने कहा। पहली पोस्ट उस दिन की जिस दिन उसने अपना अकाउंट खोला था, 12 सितंबर 2013। हम तब साथ थे। क्या यह हमारी तस्वीर है? सौरभ ने कहा यह रूबी की तस्वीर है, उसके कुत्ते की। ओह, अगला वाला प्लीज, मैंने कहा। 1 महीने बाद कश्मीर पर उनके ब्लॉग की एक तस्वीर। ब्लॉग का शीर्षक क्या है? हम कश्मीर में शांति की उम्मीद क्यों नहीं छोड़ सकते। हम ब्लॉग को नए टैब में खोलना होगा। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? सौरभ ने कहा। मैंने अपना सिर हिलाया। अगली पोस्ट। 1 और महीने बाद उसके हॉस्टल के कमरे की तस्वीर। कैप्शन है कमरा 105 में लड़की। हैशटैग माई स्पेस माई वर्ल्ड। ओह हाँ, मुझे याद है। वह अलवर से वापस आई थी, तनाव में थी। फिर 1 जनवरी 2014 को यह एक उदाहरण की तस्वीर है। सौरभ ने कहा जब तुम कुछ खो देते हो तो इसे नुकसान के रूप में मत सोचो, इसे एक उपहार के रूप में स्वीकार करो, जो तुम्हारे उस रास्ते पर ले जाता है जिस पर तुम्हारी यात्रा करनी थी। बेशक हम पिछली रात को अलग हुए थे, याद है, नए साल की पूर्व संध्या पर। अगली पोस्ट अप्रैल 2014 में है। यह एक सम्मेलन में उनकी तस्वीर है। टिप्पणी है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में आश्चर्यचकित और प्रेरित। वही उसकी मुलाकात कमीने रघु से हुई थी, मुझे पता है। सौरभ ने कहा मुझे लगा कि तुम्हें वह लड़का पसंद आ गया और तुम उसे स्माइली भेजती हो। चुप रहो, इसके बाद आगे देखो। अगले महीने उसकी और रघु की एक तस्वीर किसी दूसरे सम्मेलन में। कैप्शन में क्या लिखा है? मेरे अच्छे दोस्त रघु। आईआईटी के बाद अपने खुद की एआई कंपनी शुरू की। ऐसे प्रेरक लोगों के साथ एक ही कॉलेज में होना सौभाग्य की बात है। अच्छा दोस्त, मेरा दोस्त, मैंने कहा। भाई, यह बहुत बढ़िया है। उन्होंने अपनी खुद की एआई कंपनी शुरू कर दी। मैंने सौरभ के मोटे नितंब पर पैर से लात मारी। ओह, यह दर्दनाक था। ठीक है, अगली पोस्ट 2 जोड़ी पैरों की तस्वीर है, समुद्र तट पर। हैशटैग कहता है जर्नी टुगेदर। इसका मतलब है कि उन्होंने ऐसा करना यहीं से शुरू किया था। हाँ, ये जारा और रघु के पैर हैं, शायद सेक्स के तुरंत बाद। भाई ध्यान लगाओ, हम कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। माफ करना, मैंने कहा और गहरी सांस ली। यह मुश्किल है, आगे बढ़ो। कुछ समय तक कुछ नहीं मिला। फिर जयपुर लीड फेस्ट की तस्वीरें। उसे हमेशा वहां जाना पसंद था। हम भी एक बार गए थे। अगली पोस्ट 9 फरवरी 2015 की। उसके जन्मदिन। हाँ, कहते हैं जन्मदिन विशेष, बहुत व्यस्त। हैशटैग बे ने गोवा की सरप्राइज ट्रिप की योजना बनाई है। स्माइली, किस इमोजी, हग इमोजी, बहुत सारे विस्मोदित चिन्ह थे। प्यार में मूर्ख। चलो आगे बढ़ो। अगली कुछ पोस्ट केरल में पारिवारिक छुट्टियों की है। फिर कश्मीर के हस्तशिल्प पर एक ब्लॉग। उसके बाद एक और साहित्य महोत्सव की तस्वीरें, बैंगलोर साहित्य महोत्सव। फिर मैंने कहा ठीक है, यह देखो, 9 फरवरी 2016, एक गिफ्ट हैम्पर की तस्वीर। चॉकलेट, वाइन, कुकीज, ब्लूटूथ हेडफोन। हैशटैग बे ने मुझे फिर से चौंका दिया और बिगाड़ दिया। भाई, यह रघु को बे क्यों बुलाती है? बे वह है जिसे कुछ लोग अपने प्रेमी प्रेमिका को कहते हैं। बे बड़ा अजीब है ना? सिर्फ हिंदी में। छोड़ो, आगे क्या। 15 अगस्त 2016, कश्मीर ब्लॉक की एक और तस्वीर। कश्मीर में एक आर्मी कैंप से स्वतंत्रता दिवस पर विशेष रिपोर्ट। रुको, असली ब्लॉक को नए टैब में खोलो। सौरभ ने जाराज वैली
म्यूजिंग्स नाम ब्लॉग पर क्लिक किया। इसमें बर्फ से ढके पहाड़ों की पृष्ठभूमि वाली तस्वीर थी। ब्लॉग में जारा के कश्मीर के बारामुल्ला जिले में एक आर्मी कैंप के दौरे का वर्णन किया गया था। उसने स्थानीय आर्मी कमांडर की अनुमति से कई सैनिकों का साक्षात्कार लिया था। सैनिकों ने अपनी दिनचर्या और बचाव कार्य तथा घाटी को सुरक्षित रखने जैसे अपने विशेष प्रोजेक्ट के बारे में बताया। सैनिकों में से एक ने कहा, यह काम कठिन है, लेकिन स्थानीय लोगों से अपमान और दुश्मनी यही सबसे कठिन हिस्सा है। ब्लॉग में कैंप की कुछ तस्वीरें भी थी। इनमें एक टेंट शामिल था, जिसकी पृष्ठभूमि में सूर्यास्त का नजारा था। एक तस्वीर में सैनिक चाय पी रहे थे और दूसरी तस्वीर में एक सेना अधिकारी की वर्दी पहने हुए थे। अधिकारी ने रेबैन का चश्मा पहना हुआ था और भारतीय झंडे के बगल में गर्व से खड़ा था। सौरभ ने कहा, अच्छा ब्लॉग है। हाँ, मैंने कहा और रुक गया। मैंने अधिकारी की तस्वीर पर टैप किया। सौरभ, यह कौन है? कौन? ये लड़का, रेबन और सब कुछ। वो लंबा है ना? हाँ बिल्कुल। ओह, क्या वह मिस्टर फेयर एंड हैंडसम है? वह जाना पहचाना लग रहा है। मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, मैंने कहा। तुम्हें यकीन है? सौरभ ने कहा। हाँ, 100%, मैंने कहा। जारा के साथ? नहीं, या फिर हाँ। मैंने उसे जारा के अंतिम संस्कार में देखा था। याद है जब सफदर अंकल ने मेरा अपमान किया था? यह लड़का जारा के पिता के बगल में खड़ा था। अंकल ने उसे ड्यूटी छोड़कर अंतिम संस्कार के लिए आने के लिए धन्यवाद दिया था। मैंने गहराई से सोचा। फैज, इसका नाम फैज है। तुमने इसका नाम पहले सुना है? हाँ, जारा ने एक बार उसका जिक्र किया था। वह कैप्टन फैज खान है, जारा के स्कूल का सीनियर। वे पारिवारिक मित्र हैं। सौरभ ने आर्मी ऑफिसर की तस्वीर को जूम करके देखा। क्या वह उन्हें खरीदेगा? शौकत ज्वेलर्स इसकी पुष्टि कर सकते हैं। सौरभ ने मेरे फोन से आर्मी ऑफिसर की तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया। फिर वह जारा के इंस्टाग्राम पर वापस गया। उन्होंने कहा, ब्लॉग के बाद कराची साहित्य महोत्सव की तस्वीरें हैं। मैंने कहा, हमने उन्हें पहले ही देख लिया है। उसके बाद 9 फरवरी 2017 को उसके जन्मदिन तक कुछ नहीं। एक आईफोन 7 प्लस की तस्वीर थी। मैंने कहा, वही जो रघु ने कहा था कि उसने उसे दिया है। सौरभ ने तस्वीर को जूम करके देखा। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा फोन है भाई, देख रहा हूँ कि इसमें कितनी जीबी स्टोरेज है। सचमुच? ध्यान लगाओ ना गोलू। माफ करो। ठीक है। अगला 3 अप्रैल 2017 को है। हाउस बोट की खिड़की से लिया गया सूर्योदय का फोटो। हैशटैग है गोइंग विद द फ्लो। अजीब है। नेक्स्ट। उसके बाद 6 महीने तक उसने कुछ भी पोस्ट नहीं किया। आखिरकार नवंबर 2017 में उसके पास एक उद्धरण की तस्वीर है। कुछ यादें हमेशा के लिए रहती हैं। जारा और उद्धरणों के लिए उसका प्यार, मैंने कहा, और आह भरी, क्योंकि उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे दिमाग में घूम गया, जिससे मुझे फिर से उसकी याद आई। मैंने खुद को संभाला। नेक्स्ट। यह 2017 के नए साल की पूर्व संध्या है। उसने काली साड़ी पहनी हुई है। ओह, यह वही समय है जब तुमने उसे चंदन की छत पर बुलाया था। उस रात का नाटक याद है तुम्हें? दुर्भाग्य से मुझे याद है। बताओ, मैंने कहा। कुछ नहीं। उसके बाद उसकी आखिरी पोस्ट, रघु के प्लास्टर की तस्वीर। सौरभ ने मेरा फोन लौटा दिया और जमाई लेने लगा। अभी तो सुबह के 2 बजे हैं। हमें शौकत से बालियों के बारे में पूछना पड़ेगा। चलो बिस्तर पर चलते हैं शर्लक जनाब। जब हम उठेंगे तब बात करेंगे। यह वही है, मैंने कहा। मैंने फोन डाइनिंग टेबल पर रख दिया ताकि सौरभ देख सके। ब्लॉग में जो आर्मी ऑफिसर है उसका नाम क्या है? फैज। उसने झुमके खरीदे। मोहसिन से मेरी चैट देखो। मैंने उसे फैज की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजी थी। सौरभ ने मेरे फोन की तरफ देखा। मोहसिन ने जवाब दिया था, जरूर, ये वही है। वाह, जारा के स्कूल के सीनियर उसे इतने महंगे झुमके क्यों खरीद कर दे रहे हैं? सौरभ ने कहा। इसके अलावा उसके मंगेतर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा क्यों? मैंने कहा। सौरभ और मैंने एक दूसरे को देखा, उलझन में थे कि आगे क्या करना है। चलो फैज से मिलने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा। लेकिन कैसे? सौरभ ने कहा। मैं सफदर अंकल से पूछूंगा, उनके पास अपने संपर्क सूत्र होंगे, मैंने कहा।